सेवन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो प्रकाश के कारण ही हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं, है ना। जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है वही वस्तु हमको दिखाई देती है। अंधेरे में रखी हुई चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती। तो किस तरह से वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उससे टकराकर हमारी आँखों पर पड़ता है। मतलब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है ना। उससे टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है और इस तरह से हमारी आँख पर पड़ता है। यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँख पर पड़ता है, तभी हमको वो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। और ऐसा मतलब सभी दिशाओं में बिखर जाता है। तो प्रकाश जब किसी सभी दिशाओं में बिखर जाता है तो वो वस्तु हमको दिखाई देती है। इसी तरह से जब प्रकाश की समानांतर किरणें, समानांतर का मतलब होता है समान अंतर वाली, मतलब जिन किरणों के बीच में हमेशा दूरी समान हो। ये यहाँ भी जितनी दूरी है वहीं उतनी ही दूरी यहाँ भी हो, उतनी ही दूरी यहाँ भी हो। इस तरह से ये किरणें आगे बढ़ती जाती हैं समानांतर, और कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। उनको समानांतर किरणें कहते हैं। तो समानांतर किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उससे टकरा कर वे एक ही दिशा में जाती हैं, है ना। इस तरह से एक दिशा में जाती हैं। प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ रहे हैं, तो एक उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे कि जब तुम गेंद खेलते हो, गेंद को यदि किसी दीवार पर मारते हो तो गेंद उस दीवार से टकराकर वापस तुम्हारे पास आती है। ऐसा खेलते हो ना। या तो जमीन पर मारते हो, गेंद को जमीन पर मारते हो तो वो जमीन से टकराकर वापस तुम्हारे पास आती है। इसी तरह से दीवार पे मारते हो तो दीवार से टकराकर वापस तुम्हारे पास आती है ना। इसी तरह से प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो टकराकर वापस हो जाता है, ठीक है। प्रकाश किसी सतह पर पड़कर उससे टकराकर वापस हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना। जैसे ये एक सतह है, और सतह कैसी होना चाहिए? अपारदर्शी। परावर्तन कहाँ होता है? केवल अपारदर्शी सतह पर। अपारदर्शी हो, क्योंकि यदि पारदर्शी होगी, मान लो ये कांच है ना, कांच है ये, तो ये कांच तो पारदर्शी होता है, मतलब इसके दोनों ओर दिखाई देता है। तो इसके दोनों ओर दिखाई क्यों देता है? क्योंकि जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो वो दूसरी ओर निकल जाता है ना। ये प्रकाश की किरण जो है वो इसके ऊपर पड़ रही है, कांच के ऊपर, और कांच में से होते हुए दूसरी ओर निकल जाती हैं। तो इसलिए हमको दूसरी ओर की वस्तु दिखाई देती है। यदि हम यहाँ से देखेंगे तो कांच के दूसरी ओर की जो वस्तुएं हैं वो हमको दिखाई देती हैं। तो इसको कहते हैं पारदर्शी। इसको क्या कहते हैं? पारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शी सतह पर परावर्तन नहीं होता। पारदर्शी सतह पर परावर्तन नहीं होता। तो ये एक अपारदर्शी सतह है। ये एक लाइन खींचकर और इस तरह से ये बना देते हैं ना, इसको अपारदर्शी शो करते हैं, है ना। ये मतलब अपारदर्शी है। तो एक अपारदर्शी सतह है, जैसे कि दीवार को बोल सकते हैं हम। दीवार है तो दीवार पर यदि प्रकाश की किरण पड़ती है, किसी भी अपारदर्शी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है, ये प्रकाश किरण है ना, तो इससे टकराकर ये वापस हो जाती है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। अब ये प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम देखेंगे, कि जैसे यहाँ पे फिर से बना देते हैं थोड़ा बड़ा सा। ये है, मान लो एक अपारदर्शी सतह है, ये एक अपारदर्शी सतह है, ठीक है। और इस पर ये प्रकाश किरण पड़ती है, ये प्रकाश किरण तो आ रही है, ये प्रकाश किरण है ना, आ रही है। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण। अब ये किरण आई और इस सतह से टकराई, तो जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब ये इससे टकराकर क्या होगी? ये वापस लौटेगी,
ये वापस लौटी। तो ये क्योंकि वापस लौट रही है, और वापस लौटने की प्रकाश के सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। तो इसलिए ये लौटने वाली जो किरण है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन क्या है? प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। इसलिए ये लौटने वाली जो किरण है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अब यदि हमको यहाँ इस बीच में एक लंब डाल दें, लंब समझते हो ना, कि जो सतह है, ये सतह है, इससे 90 अंश का कोण बनाता हुआ, देखो दोनों साइड से 90 अंश का कोण बना रहा है, समकोण बना रहा है ना। इसको लंब कहते हैं। सतह से 90 अंश का कोण बनाता हुआ यदि हम एक लंब डालते हैं उसको अभिलंब कहते हैं। तो इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। ठीक है। अब देखो, ये आपतित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। इसको आपतन कोण कहते हैं। इसी तरह से ये परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है ये वाला, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो सरल है ना। आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तित होने वाली किरण परावर्तित किरण, है ना। दोनों के बीच में एक लंब डाला जिसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है। अब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं। हमेशा आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन के नियम, ये परावर्तन के नियम हम पढ़ रहे हैं, है ना। परावर्तन के नियम क्या है? 2 नियम है परावर्तन के। पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। यदि हम किसी कोण से आपतित किरण का आपतन कोण को बढ़ाते हैं, आपतन कोण को बढ़ाएंगे कैसे? जैसे अभी एक किरण ये है, यदि इस किरण को थोड़ा दूर ले लें, इधर ले लें, है ना, तो ये देखो आपतन कोण ये हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा ना। अभी इतना था आपतन कोण, इस किरण के साथ इतना था, अब ये किरण दूर हो गई तो आपतन कोण बढ़ गया। तो इसी हिसाब से परावर्तन कोण भी बढ़ जाएगा। इसी हिसाब से परावर्तन कोण भी बढ़ जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा, है ना। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। और दूसरा क्या है? आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु क्या होती है? ये जहाँ पर आपतित किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर आपतित किरण यानी आने वाली किरण, पड़ने वाली किरण, टकराने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मतलब लौटने वाली किरण, टकरा कर वापस लौटने वाली किरण, और अभिलंब, और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो ये परावर्तन के नियम हैं। ये परावर्तन के नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो अब यदि तुमसे पूछा जाए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है ना, तो क्या कहोगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। ये परावर्तन के नियम भी हो गए। अब नियमित और अनियमित परावर्तन, है ना। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या होता है? जो चिकनी सतह पर होता है, नियमित परावर्तन, है ना।
मतलब जैसे कांच है, कांच है एकदम चिकना है, कांच क्या है, एकदम चिकना है ना। मतलब ये अपारदर्शी कांच है, परावर्तन केवल अपारदर्शी सतह पर ही होता है ना। तो ये चिकना कांच है, तो इसके ऊपर प्रकाश किरण पड़ेगी ये, तो ये इधर जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी किरण पड़े, ये आपतन किरण, सॉरी आपतन किरण पड़ेगी, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण। तो ये देखो एक ही दिशा में जा रही हैं ये यहाँ से, मतलब बहुत सारी किरणें हो सकती हैं, प्रकाश किरण कोई एक तो होती नहीं है, इतना पूरे में फैला रहता है प्रकाश, तो बहुत सारी किरणें हो सकती हैं। तो ये है आप, ये सब क्या है, ये आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण है, और ये है परावर्तित किरण। तो इसमें देखो कि आपतित किरण, कितनी भी आपतित किरण जब चिकनी सतह पर पड़ती हैं, चिकनी सतह पर पड़ती हैं, तो ये समानांतर होती हैं, समानांतर किरणें, प्रकाश की समानांतर किरणें चिकनी सतह पर पड़ती हैं, चमकदार सतह पर पड़ती हैं, तो परावर्तित किरणें भी समानांतर होती हैं। ये जैसे ये देखो ये समानांतर हैं, मतलब एक जैसे समान दूरी लिए हुए ये पर पड़ रही हैं इस पर, है ना। और ये जब टकरा कर वापस लौटती हैं, यानी परावर्तित किरण, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये जो परावर्तित किरणें हैं ये भी आपस में समानांतर होती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी और चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तित किरणें एक ही दिशा में जाती हैं और आपस में समानांतर होती हैं। जब समानांतर प्रकाश किरणें चिकनी और चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो ये परावर्तित जब होती हैं तो परावर्तित किरणें भी आपस में समानांतर होती हैं। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इस तरह से नियमित परावर्तन से जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, इसका प्रतिबिंब जो होता है वो स्पष्ट होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग आईने में देखते हैं, दर्पण में हम देखते हैं अपना चेहरा, तो दर्पण में जो हमारा चेहरा दिखाई देता है वो हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है। हम तो सामने खड़े हुए हैं, है ना, लेकिन दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा प्रतिबिंब है, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें नियमित परावर्तन से प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है ना। लेकिन यदि सतह कुछ इस तरह की है, खुरदरी सी है, ऊपर नीचे है, इस तरह की है ना, ये भी कैसी है, अपारदर्शी है ना, लेकिन चिकनी नहीं है, ऊपर नीचे खुरदरी है। तो इस पर क्या होगा, ये प्रकाश किरण जैसे ये पड़ी यहाँ पे, ये मान लो यहाँ चली गई, है ना, दूसरी किरण यहाँ पड़ी तो ये इधर चली गई, तीसरी किरण यहाँ पड़ी, ये इधर चली गई, मतलब ये अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी खुरदरी सतह पर पड़ती हैं, मतलब चिकनी सतह नहीं, खुरदरी सतह पर पड़ती हैं, तो वो जो परावर्तित किरणें हैं वो समानांतर नहीं होती, ये अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं, है ना। इसलिए इसमें प्रतिबिंब जो है स्पष्ट नहीं होता, प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता। इसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। इसको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में क्या अंतर है कि नियमित परावर्तन हमेशा चिकनी और चमकदार सतह पर होता है, नियमित परावर्तन हमेशा चिकनी और चमकदार सतह पर होता है, ठीक है, जबकि अनियमित परावर्तन खुरदरी सतह पर होता है, खुरदरी सतह पर होता है, चिकनी नहीं, खुरदरी सतह पर होता है। और दूसरा अंतर क्या है कि नियमित परावर्तन से बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट होता है और अनियमित परावर्तन से बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, ठीक है। अनियमित परावर्तन से बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता। तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण हमने अभी पढ़ा नियमित और अनियमित परावर्तन। अब हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। पहले तो ये थी कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, समतल मतलब सीधा सपाट, आड़ा टेढ़ा नहीं, कोई खुरदरा नहीं, है ना, आड़ा टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यानी एकदम समतल हो, सपाट हो, उसको समतल बोलते हैं। और दर्पण यानी आईना, है ना,
तो जो सीधा सपाट हो, चिकना हो, वो समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? जैसे ये है, मान लो एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है। इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? मान लो यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है ना, मान लो यहाँ पर एक स्थान पर एक वस्तु रखी हुई है ना। अब वस्तु से चलने वाली किरणें ये दर्पण पर पड़ेंगी, दर्पण से टकराकर परावर्तित होंगी। ये इस तरह से, इस दशा में ये किरण जो है ये आ रही है, आपतित किरण है ना, ये दर्पण पर पड़ी और परावर्तित हुई, है ना। इसी तरह से इससे दूसरी किरण भी आएगी, इसी से ये दूसरी किरण आई, है ना, ये दूसरी किरण आई, ये भी दर्पण पर पड़ी और ये भी परावर्तित हुई, ये इस तरह से परावर्तित हो गई, ठीक है, ये परावर्तित हो गई। अब इन दोनों किरणों को यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, यहाँ इस तरह से, इसको बिल्कुल इसकी सीधी रेखा में पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसी तरह से ये जो है इसको भी बिल्कुल सीधा सीधा पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो यहाँ पर ये एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये वस्तु ए है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, ए डैश हम लगा देते हैं इसको, है ना। तो इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। अब देखो, हम अपने आप को समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं दर्पण के सामने, और हमसे चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो दर्पण पर पड़ती है, ठीक है, और दर्पण से टकराकर वापस लौटती हैं। इस तरह से ये दो किरणें हम बना लेते हैं, कई किरणें होती हैं, तो ये दर्पण से टकराकर वापस लौटती हैं। अब यहाँ से इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ यदि हम बढ़ाएं तो यहाँ पर एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती हैं, है ना। तो यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ से हम देखें, मान लो आँख है हमारी यहाँ पर, हम यहाँ से यदि देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किरण यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही हैं, ऐसा लगता है ना, ऐसा आभास होता है कि किरणें यहाँ से आ रही हैं, लेकिन वास्तव में किरणें यहाँ से नहीं आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं। वास्तव में प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है जैसे किरणें यहाँ से आ रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, आभासी होता है। वास्तव में तो हम यहाँ पे नहीं है ना, हम तो वास्तव में कहाँ पर है? यहाँ पर हैं, लेकिन हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो वास्तव में तो यहाँ पर नहीं है ना, आभास हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है। तो किरणें, जो प्रकाश किरणें हैं, वो वास्तव में यहाँ पर नहीं मिल रही, वास्तव में यहाँ से नहीं आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। वस्तु यहाँ पर है तो प्रकाश किरणें कहाँ से आएंगी? यहीं से आएंगी ना, यहीं से आएंगी। लेकिन हमको ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है, ऐसा महसूस होता है कि किरणें यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं। ये देखो सीधी रेखा में यही है, तो ऐसा लगता है कि किरणें यहाँ से आ रही हैं, इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, आभासी होता है और सीधा बनता है। हम सीधे दिखाई देते हैं ना, दर्पण के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो सीधे ही दिखाई देते हैं ना, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है ना। और कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे साइड बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरह से प्रकाश किरणें समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, उससे चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर एक दिशा में चली जाती हैं, और इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दर्पण के पीछे एक बिंदु से निकलती हुई दिखाई देती हैं, एक बिंदु से निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये ऐसा लगता है, हम यहाँ से देखते हैं तो ऐसा लगता है किरणें यहाँ से आ रही हैं, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। वास्तव में किरणें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि किरणें यहाँ से आ रही हैं, तो इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और ये
दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब वास्तव में जिस प्रतिबिंब में जिस वस्तु में प्रकाश किरणें वस्तु से निकलकर परावर्तित होती हैं और वो वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। आभास और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में ये अंतर है। अभी हम पढ़ेंगे आगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में भी। तो इतना ये समझ में आया कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है ना। और क्या सच्चाई है इसमें कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। मतलब जैसे इसको थोड़ा और ऐसे बनाएंगे ना, ये ज़्यादा ज़्यादा पास में बन गई है, नहीं सीधी सीधी रेखा यदि ले जाएंगे तो थोड़ा सा इधर को आएगी, थोड़ा इधर बनेगी, इधर बनेगी, है ना, ये तो इधर बनेगा। वास्तव में ये ए जो है यहाँ पर होगा, है ना, इधर बनेगा। तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनते हैं, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब। हम लोग कांच में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो हमें अपना प्रतिबिंब जो होता है हमारे समान आकार का दिखाई देता है ना, छोटा तो नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है ना कि हमारे समान ही, हमारे बराबर ही है ना। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है ना। और क्या होता है, वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होती है, वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होती है, यानी ये दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये दोनों बराबर होती हैं। वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनता है। ये दोनों दूरियां बराबर होती हैं। दर्पण के आगे वाली दूरी, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, और दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन का मतलब पार्श्व यानी बाजू, बाजू में, पार्श्व को क्या कहते हैं, बाजू में बोलते हैं ना, बाजू में। यदि हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब यदि हम अपना बायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है, क्या दर्पण में क्या दिखाई देता है, जैसे हम दायां हाथ उठा रहे हैं, है ना। मतलब हम अपना बायां हाथ यदि ऊपर उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब का दायां हाथ ऊपर उठ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, है ना। इसमें अक्षर भी, जैसे यदि ये इस तरह से, ये दर्पण है, ये दर्पण है बीच में, यहाँ पे हमने कमल लिखा, और दर्पण में कभी लिख कर देखना, दर्पण के सामने कोई किताब लेकर जाना सामने, है ना, और फिर उसमें देखना तो ये अक्षर जो है ये उल्टे दिखाई देते हैं, यानी का यहाँ पर है तो ये यहाँ होता है ना, कमल, मतलब ये इस तरह से ये उल्टे दिखाई देते हैं, है ना। तो पार्श्व परिवर्तन होता है जिसमें समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का दायां भाग वस्तु का बायां भाग और प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग होता है। समझे, तो इतना समझ लिए ना। अब ये बताओ कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन होता है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किसी चिकनी सतह पर, प्रकाश किरणें जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो उससे समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो टकराकर वापस लौटने वाली परावर्तित किरणें भी आपस में समानांतर होती हैं, ये नियमित परावर्तन होता है। और अनियमित परावर्तन, जब किसी खुरदरी सतह पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो समानांतर किरणें दर्पण पर पड़ती हैं, लेकिन परावर्तित किरणें जो होती हैं वो समानांतर नहीं होती, ये कहलाता है अनियमित परावर्तन, ठीक है। अब हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अभी तक ये हमने क्या समतल दर्पण पढ़ा,
समतल मतलब सीधा सपाट, सीधा सपाट, है ना, सीधा एकदम। ये चाहे ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है ना, लेकिन सीधा है, सपाट है ना। लेकिन गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जैसा नाम से स्पष्ट है, गोल, गोलीय मतलब गोल, है ना। तो गोल होते हैं, गोलाई लिए हुए होते हैं, उनको गोलीय दर्पण कहते हैं। तो किसी में देखा होगा कि चम्मच वगैरह में यदि हम देखते हैं तो चम्मच का जो अंदर घुसा हुआ वाला भाग जो होता है उसमें प्रतिबिंब कुछ बड़ा दिखाई देता है, और उभरा हुआ जो फूला हुआ भाग होता है उसमें यदि देखोगे तो उसमें प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ चम्मच जो है वो एक गोलीय दर्पण की तरह काम करता है, गोलीय दर्पण की तरह काम करता है, मतलब गोलाई लिए हुए। तो गोलीय दर्पण जो होता है वास्तव में बनते किससे हैं? कांच के गोले से। कांच का एक खोखला गोला होता है, ये इस तरह का कांच का गोला है। ठीक है, गोलीय दर्पण जो है गोलाई लिए हुए होते हैं, है ना। तो ये बनते किससे हैं? कांच के गोले से बनते हैं। कांच का खोखला गोला है, ये कांच का गोला है। ठीक है, अब इसमें से, अब कांच का गोला है तो इसका ये वाला भाग जो है अंदर की तरफ झुका हुआ होगा, मतलब ये झुका हुआ होगा यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, और ये ऊपर वाला जो भाग है ये उभरा हुआ होगा, है ना। अब इसमें से मान लो अपन इतना भाग काट लेते हैं, इतना भाग हम काट लें कांच से। ठीक है, ये कांच से इतना भाग काट लिया, मतलब ये इतना भाग काट लिया, तो ये कैसा अलग इसको करेंगे तो कैसा रहेगा? ये ऐसा रहेगा ना, है ना। अलग करेंगे जब इसको तो ये कैसा रहेगा? इस तरह से रहेगा, है ना। अब इस पर यदि हम बाहर की तरफ से पॉलिश कर दें, ये इस तरह से बाहर की तरफ से पॉलिश कर दें, यानी पॉलिश क्यों करते हैं? जैसे अब समतल दर्पण में भी हमको बताना था, देखो अभी नहीं बताया था, अभी बता देते हैं। समतल दर्पण में जो भी कांच होता है, समतल दर्पण में कांच होता है ना, तो उसमें हमको अपना प्रतिबिंब क्यों दिखाई देता है? जबकि जो साधारण कांच होता है वो भी तो समतल ही होता है ना, तो उसमें प्रतिबिंब नहीं बनता, उसमें तो प्रकाश दूसरी तरफ चला जाता है, आर पार दिखाई देता है, उसमें प्रतिबिंब नहीं बनता, है ना। लेकिन जो दर्पण है, समतल दर्पण यानी आईना, उसमें हमको अपना प्रतिबिंब क्यों दिखाई देता है? इसलिए दिखाई देता है, समतल दर्पण वास्तव में कांच, प्लेन कांच से ही बनाया जाता है। समतल दर्पण वास्तव में प्लेन कांच से ही बनाया जाता है। ये प्लेन कांच लेते हैं, और कांच इसलिए लेते हैं क्योंकि कांच सबसे ज़्यादा चिकना होता है ना। तो इसमें स्पष्ट प्रतिबिंब बनने के लिए सतह का एकदम चिकना होना जरूरी है। यदि बिल्कुल पूरी चिकनी होगी सतह तो प्रतिबिंब अच्छा बनेगा, है ना। तो ये कांच इसलिए लिया जाता है क्योंकि कांच चिकना होता है। ठीक है, अब ये कांच तो ले लिया हमने, चिकना है, लेकिन ये पारदर्शी होगा, तो इससे इस पर पड़ने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये तो इसके दूसरी ओर निकल जाएंगी, तो परावर्तन तो होगा नहीं, और जब परावर्तन नहीं होगा तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, है ना, प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको अपारदर्शी बनाना जरूरी है। तो अपारदर्शी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके एक साइड पेंट कर देते हैं, कांच के एक सतह पर पेंट कर देते हैं। देखा होगा कांच, जैसे कभी देखना दर्पण यदि कभी जैसे फूट उठ जाता है तो उसका टुकड़े को देखना कि उसके पीछे साइड लाल रंग का पेंट होता है ना, देखा होगा लाल रंग का पेंट होता है पीछे। ठीक है, और हाँ, उससे पहले क्या करते हैं, लाल रंग का पेंट तो बाद में करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, इसको अपारदर्शी बनाने के लिए कांच के एक सतह पर चांदी की पॉलिश करते हैं। चांदी की पॉलिश करते हैं, किसको? इसको चमकदार बनाने के लिए चांदी की पॉलिश, तभी तो ये चमकदार बनता है। चमकदार सतह से परावर्तन बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, चमकदार सतह से नियमित परावर्तन होता है, चिकनी और चमकदार सतह से नियमित परावर्तन होता है, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, और चमकदार सतह के कारण पूरा का पूरा प्रकाश जो है वो परावर्तित हो जाता है, थोड़ा भी प्रकाश दूसरी ओर नहीं जा पाता, है ना। तो प्लेन कांच लेते हैं और उस कांच को अपारदर्शी बनाने के लिए अपारदर्शी और चमकदार बनाने के लिए उसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, चांदी की पॉलिश करने से
वो कांच जो है वो चमकदार हो जाता है, और अपारदर्शी तो हो ही जाता है, अपारदर्शी भी हो जाता है और चमकदार भी हो जाता है ना। तो ये दो प्रतिबिंब बनने के लिए जो शर्तें हैं ये दोनों इसके ऊपर हैं पूरी, कि चमकदार सतह भी है और क्या है, पॉलिश अपारदर्शी भी है ना। पॉलिश करके इसको अपारदर्शी बना देते हैं और चमकदार बना देते हैं, ठीक है, तो चमकदार हो जाती है। अब जब चांदी की पॉलिश को सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर लाल रंग का पेंट किया जाता है, ठीक है, चांदी की पॉलिश सुरक्षित रहे, काली ना पड़े, इसलिए उसके ऊपर लाल रंग का पेंट कर दिया जाता है ना। तो इस तरह से समतल दर्पण बनाया जाता है। तो ये तो हो गया समतल दर्पण, है ना। अब ये हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में हमने क्या किया, क्या कहा कि ये भी कांच के गोले से बनाया जाता है। ये कांच का गोला है, तो कांच तो पारदर्शी होता है ना। अब कांच के गोले में से इतना भाग हमने काट लिया, ये देखो काट कर यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए काट कर, तो ये भी तो पारदर्शी है ना, पारदर्शी है। तो इसके एक साइड यहाँ पे उभरी हुई सतह पर यदि हम चांदी की पॉलिश कर दें, फिर उसके ऊपर पेंट कर दें, है ना, तो चांदी की पॉलिश यहाँ पर कर दें, तो ये इस परावर्तन अब कहाँ से होगा, इस साइड से होगा। ये इस तरह से प्रकाश किरणें इधर आएंगी और इससे टकराकर इस तरह से लौटेंगी, है ना। यहाँ आएंगी प्रकाश किरणें, ये दर्पण से टकराकर वापस लौटेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इसके फूले हुए भाग पर यदि पॉलिश की जाती है, फूले हुए भाग पर यदि पॉलिश की जाती है, तो अंदर की ओर वाला जो भाग है ये क्या करता है, यहाँ से परावर्तन होता है। यदि इस पर फूले हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तो अंदर से परावर्तन होता है ना, धसे हुए भाग से परावर्तन होता है। यानी यहाँ पर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो इससे टकराकर इस तरह से वापस लौटेंगी, ये इस तरह से इससे टकराकर इस तरह से वापस लौटेंगी। तो इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर सामने ही बनेगा। अब इसका प्रतिबिंब पीछे नहीं बनेगा, है ना, यहाँ सामने बनेगा। ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है। ये उल्टा होगा, हमेशा उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा। और क्या होगा, ये वस्तु के बराबर या वो स्थिति के ऊपर है कि वस्तु कहाँ रखी है, कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी बराबर बनता है ना। तो ये कहलाता है अवतल दर्पण। ये क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, कांच के गोले से यदि हम थोड़ा सा भाग काट लें और उसकी फूली हुई सतह पर पॉलिश कर दें, तो अंदर की ओर धसी हुई सतह है वहां से परावर्तन होता है और प्रतिबिंब बनता है ना। इसको कहते हैं अवतल दर्पण। अब यदि इसी को हम देखो यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं और अब इसकी अंदर की ओर धसी हुई जो सतह है उस पर पॉलिश करते हैं, तो अब यहाँ पॉलिश कर दी तो अब परावर्तन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। अब परावर्तन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो ये हो जाएगा, ये कहलाता है उत्तल दर्पण, ठीक है, ये कहलाता है उत्तल दर्पण। तो इस तरह से ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है इसमें पॉलिश उभरी कांच मतलब गोले की उभरी हुई सतह पर पॉलिश की जाती है, मतलब फूली हुई सतह पर जब पॉलिश की जाती है तो वो अवतल दर्पण होता है। और जब अंदर की ओर धसी हुई सतह पर पॉलिश की जाती है, अंदर से की जाती है, तो वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? आज के लिए इतना ही, और आगे फिर पढ़ेंगे अगली क्लास में।